हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो, बढ़िया हो? कुछ नहीं, आज बस अभी एक रिकॉर्डिंग ख़त्म किया तो मूड हो गया कि आपसे बात करूं। और अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई तो यस, आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया है। तो मैंने कहा कि चलो आपको 10 to 15 मिनट्स का वीडियो बना के बता देता हूँ कि आपकी एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, स्पेशली आईडीटी की। क्योंकि आपको आईडीटी में बिलो 80 सोचना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, और ये थॉट दिन में 10 बार आपको अपने आप को समझाना है कि इस बार 80 बार। 80 के नीचे अगर आपको आईडीटी मिलता है तो समझ लो आप फेल हो गए, मेरे हिसाब से फेल हो गए। तो 80 के अब ही आपको टारगेट रखना है। इसके लिए मेरे से जितना भी हो हेल्प हो पाएगा मैं आपको दूंगा। तो आपने आईडीटी पेपर के लिए कैसे पढ़ाई की स्ट्रेटजी करनी चाहिए, ये मैं ये वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो देखो, काम आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात, पर ये वीडियो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक सुनना। 10 to 15 मिनट्स का वीडियो है, पर अगर बोलते बोलते 1-2 मिनट ज़्यादा भी हो गए तो इग्नोर इट। लेकिन इसमें थोड़ा मैं आपको पूरा गाइडेंस दे देता हूँ कि आपकी पढ़ाई अब आने वाले आपके पास, मैं तो ऐसा समझूंगा कि आपके पास 104 डेज है, बाकी तो आखिरी के 6 दिन जो है वो तो आपका फर्स्ट पेपर को ही जाते हैं। तो इसमें आपने ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। जैसे ये पेपर आपको जो 100 मार्क्स का आता है और यहाँ पे 14 मार्क्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स का जो है आपका एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू जो 30 मार्क्स का आता है थोड़ा उसको बाजू में रखते हैं। अब आपको जो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, इसमें बेटा आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो होते हैं 6 क्वेश्चंस। इसमें से क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है जो 14 मार्क्स का होता है, और बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं जो 14 मार्क्स ईच होते हैं। तो अगेन मतलब देखा जाए तो आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है एक क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। अब बेटा आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके मार्क्स बढ़ाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको अबो 80 जाने में हेल्प करेगा, और इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। यस, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के ये सवाल होते हैं कि सर सेक्शन नंबर, चैप्टर, ये सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर, ये कितने रिलेवेंट होते हैं, क्या हमें लिखना पड़ता है? कोई ज़रूरत नहीं, यानी आप नहीं भी लिखे तो भी मार्क्स अच्छे आते हैं। बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अबव 80 मार्क्स मिले हैं, और ये कुछ नंबर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद हो जाए तो अच्छी बात है। सेक्शन नंबर याद हो जाए, नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर तो बिल्कुल दिमाग मत लगाना, वो होते हैं हमारे क्वेश्चनर के आंसर में होते हैं, इंस्टीट्यूट के आंसर में होते हैं, पर इग्नोर इट, पहले ही उसको स्क्रैच मार देना। सीए फाइनल में स्क्रैच मारना, ओके, ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरे जोक याद आ गया कि ये आपकी ये यंग एज में लाइन मारना और वो स्क्रैच वाली लाइन मारना, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो लाइन मारना भी अच्छा लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए तो मैं ये कहूँगा सेक्शंस नंबर जितने भी याद होते हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज फाइनल लेवल पे देखा जाता है आपकी वर्किंग नोट्स। आप कितनी क्लियर वर्किंग नोट्स लिखते हो, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा, आपका टेबल फॉर्मेट कितना नीट और क्लीन है, जो बहुत लेजिबल मैनर में, जो समझने लायक है, वो भी इसमें देखा जाता है। और आप क्वेश्चन सिलेक्शन का ऑर्डर कैसे लेते हो, वो भी बहुत जरूरी होता है। मैं क्वेश्चन सिलेक्शन के ऑर्डर पे हम नेक्स्ट वीडियो दूंगा कि जैसे आपने सिलेक्शंस कैसे करने चाहिए और किस तरह से पेपर लिखना चाहिए। इस पे थोड़ी आपकी स्टडी का प्लानिंग मैं बता देता हूँ, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से, ये मैं यहाँ बता देता हूँ। चलिए, मैंने कुछ बनाया हुआ है, देख लेते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। जैसे जीएसटी आपको 75 मार्क्स के लिए होता है इंक्लूडिंग एमसीक्यू। इसमें मैंने क्या किया है, पहले कैटेगरी, चैप्टर्स, वेटेज ऑफ मार्क्स जो आईसीएआई ने वो वेटेज ऑफ मार्क्स का जो वेबसाइट पे दिया है, प्लस एग्जाम का पैटर्न को देख के मैंने ये बनाया हुआ है। फिर मार्क्स एलोकेशन में जो पार्ट
ए है एमसीक्यू और नॉर्मल क्वेश्चंस हमारे, इसमें किस तरह से ये वेटेज के हिसाब से मार्क्स एलोकेशन होगी, आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, एग्जाम के हिसाब से क्या होनी चाहिए, और अभी अगर आप रिवीजन स्टार्ट करोगे तो रिवीजन में क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, मैंने दोनों दिया है। आपके टारगेट्स क्या रखने हैं वो भी बताया हुआ है, और आपको ये टारगेट अचीव करने के लिए रेफरेंस मटेरियल क्या होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वक्त बेटा सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप डाइवर्ट हो जाओ, आपके पढ़ाई ये भाई क्या होता है अभी आपको ये बताओ कि आपको कोई दूसरी बुक अच्छी लगी, किसमें क्या अच्छा लगा, और आप डाइवर्ट हो जाओगे, इमीडिएट डाइवर्ट हो जाओगे, ये आपको रोकना है। चलो मैं इसके बारे में भी बात करेंगे जो मटेरियल रेफरेंस में है। मैंने कैटेगरी 1 ली है, ये प्रायोरिटीज नहीं है, ये कैटेगराइजेशन है। कैटेगरी 1 में मैंने 9 चैप्टर्स लिए हैं, लेवी, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी एक्ट में आईटीसी और एग्जम्पशंस। ये जो 9 चैप्टर में से ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको घिस लेना आपने, ऐसा निचोड़ लेना। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ये 4 चैप्टर्स के रिलेटेड बहुत अच्छे खासे आते हैं। अब बेटा आप इसको इंस्टीट्यूट ने वेटेज ऑफ मार्क्स दिया है, वो दिया है 45 to 65%। अगर मैं इसको मार्क्स में कन्वर्ट करूं तो नॉर्मली इसके ऊपर जो 70 मार्क्स का पार्ट बी आता है तो उसमें 24 से 33 मार्क्स तक, यानी 50% पेपर इसमें से आ जाता है। 33 मार्क्स का अगर आ गया तो समझ लो 50% पेपर इसमें से आ जाएगा। ओके, तो 45 to 65%, अब 65% बोला ही उन्होंने, तो इसमें आ जाता है। और एमसीक्यू भी अगर 15 मार्क के लिए आ गया तो आपका जो है यहाँ 10 to 15 मार्क्स का जो है यहाँ पे एमसीक्यू आ जाता है। इसलिए एमसीक्यू में अगर आपको अबव 25 स्कोर करना है तो ये 9 चैप्टर के एमसीक्यू निचोड़ लेना आपको ICAI के मेरे बुक से, यानी ये 9 चैप्टर के एमसीक्यू पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना आपने। 1 बार 2 बार 3 बार ये 9 चैप्टर के एमसीक्यू आपका टारगेट ही होना चाहिए 9 चैप्टर्स में। नेक्स्ट बेटा इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यस आप उस पर भी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये जो प्रायोरिटीज दी है मैंने मेरे हिसाब से दी है, आप इसमें चेंज कर सकते हो, मुटाटिस मुटंडिस। मैंने क्या सोचा है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो नो डाउट ये 9 चैप्टर्स की आपकी प्रायोरिटी ए होनी चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी ये स्टेज पे अगर आप कल से पढ़ाई करना शुरू कर दोगे तो ये स्टेज पे आप इसको सेकंड रिवीजन में लो, ये 9 चैप्टर्स। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये 9 चैप्टर्स हमने सेकंड रिवीजन में क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब भी आपने क्लास किया है ना, मेरा या किसी का भी क्लास किया है ना, तो आपने ये 9 चैप्टर बहुत अच्छे से किए हुए, और क्लास में भी आपके फैकल्टी ने ये 9 चैप्टर बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करके आपको दिए होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ये 9 चैप्टर जब प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी चलो अब 1 महीना पोस्टपोन हुई है तो अभी आप थोड़ा रिलैक्स हो गए, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बेटा कि आप कितना भी कोशिश कर लो अभी रिलैक्स हो ही गए, माइंड को कमांड आ गई। ये थॉट्स इतने क्लेवर होते हैं, कनिंग होते हैं, और इतने यहाँ पे कहूँ कि इनका हमारी थॉट्स हम ही नहीं समझ पाते बहुत सी बार, तो वो रिलैक्स हो जा, आप कितनी भी जबरदस्ती करो वो रिलैक्स हो गया है। इसलिए अभी आप रिलैक्स हो, लेकिन कुछ दिनों बाद जब टेंशन बढ़ेगा ना तो ये चैप्टर्स आप टेंशन में भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस की है। इसलिए रिवीजन करते वक्त आप ये प्रायोरिटी बी में लो। उसके बाद में बेटा यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसमें टारगेट आपका मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30 मार्क्स का होना ही होना चाहिए। मैं दोनों का मिला के बोल रहा हूँ, नॉर्मल और एमसीक्यू, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ज्यादा मिल गए तो प्रॉब्लम क्या, और अगर आप एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो मैं तो कहूँगा ये भी कम हो गए 30, आप 35-40 तक जा सकते हो। ठीक है, अब ये चैप्टर्स पढ़ते वक्त आपका किस पे फोकस होना चाहिए? तो ये चैप्टर्स पढ़ते वक्त आपका फोकस जो है बेटा यहाँ पे मैं कहूँ तो चार्ट रिवीजन। हाँ, मैं यहाँ पे अगर इस तरह से ले लूँ, इसको थोड़ा बड़े स्क्रीन में अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं नहीं, ये दिख नहीं रहा है, छोटे स्क्रीन में ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम बात करें तो आप ये चैप्टर पढ़ते वक्त जब प्रायोरिटी बी में आप रिवाइज करोगे तो यहाँ पे पढ़ते वक्त जो है आप यहाँ
चार्ट्स से ओवरलुक कर लेना, क्योंकि सप्लाई कंसेप्ट है या जो भी है आरसीएम है वो फटाफट आपका हो जाएगा। चार्ट से ओवरलुक कर लेना और सबसे ज्यादा क्वेश्चनर से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें बहुत आते थे। ये चैप्टर में आप सबसे ज्यादा क्वेश्चनर पे प्रैक्टिस, आपके आने वाली आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर उस पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। इससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट्स होगी तो वो देखो। और आपका रेगुलर मॉड्यूल ये सेकेंडरी रखो, ये सप्लीमेंट्री रखो, यानी साथ साथ में जब आप चार्ट या क्वेश्चनर पढ़ रहे हो तो साथ साथ में अगर कहीं अटक गए, कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो रेगुलर मॉड्यूल आप साथ में रख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 9 चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न, जॉब वर्क अकाउंट्स, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस और रिफंड। इसके ऊपर नॉर्मल 5 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है और 3 to 7 मार्क्स यहाँ पे एमसीक्यू आते हैं। इसमें से 2 चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिटर्न, जिसमें अभी नई QRMP स्कीम आई है और अमेंडमेंट्स में आपको मिल जाएगी, और दूसरा रिफंड चैप्टर जिसके ऊपर कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी तो ठीक है, आपका जितना पढ़ना होता है, पर अभी अच्छा खासा टाइम है तो अच्छे से पढ़ लेना। और इसको आप एग्जाम के हिसाब से प्रायोरिटी भी और रिवीजन के हिसाब से आप तीसरी रिवीजन में रखो। ये सी में आपको कंफ्यूजन होता है तो रिवीजन मतलब फर्स्ट ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर्स आप थर्ड में रखो, अभी नहीं, ये थर्ड में रखो, क्योंकि ये चैप्टर्स भी आप सीए इंटर से पढ़ रहे हो। ओके, सीए इंटर से पढ़ रहे हो तो आपका ये चैप्टर्स पे होल्ड है, एक्सेप्ट रिफंड छोड़ दिया जाए और 1-2 चैप्टर छोड़ दिए जाए, जॉब वर्क वगैरह, तो आपका ये चैप्टर्स पे होल्ड है। और आपने ऑफिस में भी इसके ऊपर बहुत काम किया है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसको आप सी रिवीजन में लेना, पर एग्जाम के हिसाब से प्रायोरिटी भी रहेगी। इसमें मिनिमम 10 + 1 या 2 आप ले सकते हो। ये चैप्टर पढ़ते वक्त आप रेगुलर मटेरियल, चार्ट्स, क्वेश्चनर्स, यानी इसमें मैं जैसा देखो पहले केस में मैंने कहा कि डायरेक्ट चार्ट और क्वेश्चनर से स्टार्ट करो, मेन फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। रेगुलर मटेरियल जहां जहां जरूरत है, ये चैप्टर में शायद आपको रेगुलर मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। चार्ट से आप यह पूरा रिवाइज कर सकते हो जो मैंने दी है। क्वेश्चनर्स, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर और अमेंडमेंट्स, इस ऑर्डर में आप जा सकते हो। मैं आपको ये कह दूं बेटा, जो ये मैं मटेरियल दे रहा हूँ, रेफरेंस मटेरियल, ये चाहे कुछ भी हो जाए, आपने रेफरेंस मटेरियल चेंज मत करना। मैंने जो दिया है ट्रस्ट रखो, बहुत अच्छा दिया है, ठीक है, तो वही आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी क्या होता है, ये फैकल्टी या ये टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक, इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है, और आप बहुत डाइवर्ट हो जाते हो। सबसे कहो क्या कि अब रेगुलर बुक का आपको काम ही नहीं है। आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चनर्स पे करोगे, आरटीपीज पे करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, कभी कभी क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब ये भी एनालिसिस करना कि भाई ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, या ये एरिया में आप रेगुलर बुक पढ़ते वक्त ये भी देख सकते हो कि ये एरिया में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, क्योंकि ये तो तभी होगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे। तो उस पर भी एक ग्रुप डिस्कशन बना लो, किसी से बातचीत करो, किसी के ऊपर साथ डिस्कस करो, ये तो उस पर भी आपका होल्ड आ जाएगा। एज मैंने तीसरी कैटेगरी दिया है, एडवांस रूलिंग, डिमांड रिकवरी, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अपील एंड रिवीजन। इसके ऊपर आपको यहाँ पे 5 से 13 MCQ 3 to 6 मार्क का आ जाता है। एग्जाम के हिसाब से ये प्रायोरिटी सी है, पर रिवीजन में आप प्रायोरिटी ए में लो। यस, रिवीजन के लिए आप प्रायोरिटी ए में लो। क्यों, क्या आपको बताओ क्या, क्योंकि ये चैप्टर्स जो है, ये चैप्टर्स आखिरी के चैप्टर से इग्नोर हो जाते हैं, और अगर आपको अब 80 लेना है तो किसी को भी इग्नोर करके काम नहीं चलेगा। अभी अगर आप रिलैक्स माइंड में ये चैप्टर दिमाग में फिट बैठा लोगे तो बाद में इन चैप्टर्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। इसलिए ये चैप्टर्स जो है आप रिवीजन के लिए पहले ले लो, फिर फर्स्ट कैटेगरी वाले, फिर सेकंड कैटेगरी वाले, ये चैप्टर्स आप ले सकते हो। इसमें आपको रेगुलर मैथ तो यूज करना ही पड़ेगा, रेगुलर मैथ यूज करना पड़ेगा, चार्ट्स, वीडियोस, क्वेश्चन या आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर आपको यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैटेगरी 4 में फिर इंट्रोडक्शन, असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर वगैरह, तो इसमें भी आप जो है कैटेगरी डी में रखा है, आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो। मैं तो कहूँगा, मैंने जो चार्ट बुक दी है, क्वेश्चनर्स दी है, बस चार्ट बुक और क्वेश्चनर्स ये चैप्टर्स के लिए इनफ है। मैंने यहाँ पे जहाँ पे रेगुलर मैथ, चार्ट्स, चार्ट वीडियो, क्वेश्चनर, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर दिया है, तो यहाँ पे आप चार्ट बुक और क्वेश्चनर्स भी अच्छे से कर लेते चलेगा। YouTube पे मेरे लास्ट अटेम्प्ट के लिए जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट वीडियो मैंने अपलोड किए थे। आपके लिए भी मैं 1-2 दिन में नई प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा,
वो ये टॉपिक से रिलेटेड जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट वीडियो रिवीजन आपने अगर अच्छे से देख ली ना, 2 रिवीजन है, एक 10-15 मिनट्स वाली और एक पूरा कंप्लीट रिवीजन है। तो कंप्लीट वाला जो रिवीजन है मैं 1-2 दिन में प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन कॉलम में डाल दूंगा, आप 1-2 दिन बाद में देख लेना डिस्क्रिप्शन कॉलम। तो अब यहाँ पे जो है वो वीडियोस देख लो, अच्छे से आपको समझ जाएगा और क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आप इसमें भी अच्छा कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये तो हुआ बेटा जीएसटी का। फिर अगर हम आते हैं कस्टम्स पे, तो कस्टम्स में मैंने कैटेगरी 1 में 8 चैप्टर्स लिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओके वैल्यूएशन। एक्चुअली बाकी चैप्टर भी वैल्यूएशन से रिलेटेड ही है, यानी डेट फॉर डिटर्मिनेशन, असेसमेंट, ओके ये वैल्यूएशन यानी ये कंबाइन पैकेज है जो वैल्यूएशन से रिलेटेड बात करता है। वैल्यूएशन, कंसेशन अंडर कस्टम्स और कस्टम टैरिफ, ये जो 3 चैप्टर है इसके ऊपर आपको ये 3 चैप्टर इतने निचोड़ लेना। कस्टम टैरिफ एक्ट में एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, उसके क्वेश्चंस, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लेना। ये टारगेट मैंने आपको दिया है, यहाँ पे इतना आपका टारगेट तो रहना ही चाहिए 3 to 5 मार्क्स। प्रायोरिटी रिवीजन के लिए और एग्जाम के लिए आपकी यही होनी चाहिए दोनों की। टारगेट 8+2 का मार्क्स है। अगर आपका कस्टम्स अच्छे से हुआ है तो वो केस में आप चार्ट्स और डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। रेगुलर बुक आप सप्लीमेंट्री मटेरियल रख सकते हो। आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर और अमेंडमेंट्स जो है ओके साथ साथ में आप कर लेना, इस पे ज्यादा फोकस करना रादर देन रेगुलर मटेरियल, ठीक है। तो आपको ये, और जब भी आप क्वेश्चनर पढ़ो ना तो आप याद करने की कोशिश मत करो। इस बार जब क्वेश्चनर पढ़ोगे तो क्वेश्चनर पढ़ते वक्त आंसर देखो, और आंसर देखते वक्त ये देखो कि इंस्टीट्यूट कैसा चाहती है। जैसा इंस्टीट्यूट चाहती है ओके उस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया है कि नहीं प्रेजेंट किया, ये जरूर देखना। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ कैटेगरी 2 में मैंने चैप्टर्स दिए, डिस्क्रिप्शन कॉलम में इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैप्टर 2 में यहाँ पे दिए, इसमें 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो है ड्रॉबैक एंड बैगेज। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये 2 चैप्टर्स को अच्छे से आपने निचोड़ लेना, मतलब इतना अच्छा प्रैक्टिस करना कि मार्क्स ही नहीं जाने चाहिए। और यस, इसमें ये भी प्रायोरिटी बी में रखिएगा। ओके 3+1 मार्क्स जो है आपको इसको मिलना चाहिए। तीसरा मैंने यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रखी, उसको प्रायोरिटी सी नहीं बोला, उसको प्रायोरिटी बी बोला है, क्योंकि इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ जाती है। तो ये भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के मेरे लेक्चर्स, अभी नए रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो अपलोडेड है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, पर नए रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने अपलोड करके दिए, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पे मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रिवीजन वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा, जो रिवाइज करके मैं मतलब एक अच्छा सा रिवीजन समरी बना के, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा समरी बनाने, लेकिन समरी बना के आपको दे दूंगा, तो वो बहुत अच्छे से हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। रिवीजन वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये तो था बेटा जीएसटी और कस्टम्स की पॉलिसी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टडी प्लान। आप स्टडी प्लान अगर पूरा अपना आप, क्योंकि अब आपके पास जो है मेरे हिसाब से 111 डेज 110 डेज आपके पास बाकी हैं, उसमें से आखिरी के 4-5 दिन छोड़ दिया जाए तो 104 दिन आपके पास है। 12 आवर्स का आपने अगर पढ़ाई किया 104 दिन का, तो ये कैलकुलेशन 1248 आवर्स आते हैं, जो आपने देख लेना। तो अब इसमें आपकी 3 रिवीजन होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ दिया है। जैसे ओके ये पूरा आपका सीए फाइनल का स्ट्रेटेजी मैंने बना के दिया है। लॉ, एसएफएम, ऑडिट, एफआर, तो एक दिन में 2 कॉम्बिनेशन लेना, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो लॉ, एसएफएम, ऑडिट, एफआर, आईडीटी और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, और डीटी और कॉस्टिंग आपका। पहला आप 15 डेज दे सकते हो, जिसमें आपको 15 डेज और मिनिमम 12 आवर्स भी आप पढ़ने के लिए रेडी हो, तो 15 × 12 तो आपके पास लगभग 180 आवर्स का टाइम है। आई रिपीट, आपके पास 180 आवर्स का टाइम है। तो इसमें एक अच्छी प्लानिंग करो। जैसे मैंने आईडीटी की आपको प्लानिंग करके दी, तो आपने ये टेबल थोड़ा बड़ा कर लेना कि आपके पास 15 डेज है, 180 आवर्स है। तो इसमें आप जो है चैप्टर वाइज, जैसे मैंने आईडीटी के लिए तो मैंने जैसा बोला वैसा ही उठा के डाल देना। चैप्टर वाइज आपको कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ चार्ट्स पढ़ना है, कहाँ रेगुलर बुक पढ़ना है, कहाँ आपको आपके फैकल्टी का चार्ट बुक पढ़ना है, ये आप थोड़ा प्रॉपरली बैठ के डिजाइन कर लो, तो आपको हेल्प होगा। ऐसी सेकंड रिवीजन आपको 7 डेज का प्लान करना है, और थर्ड रिवीजन 4 डेज का प्लान करना है। इसमें हो सके तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करो। मैं रिकमेंड तो करूंगा कि आप वी स्मार्ट का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बहुत अच्छा है बेटा, आपको इवैल्यूएशन भी बहुत अच्छे से करके मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये एक जनरल प्लान मैंने दिया है। अब इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं फिर से कि जब भी आप क्वेश्चनर सॉल्व करो ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जैसे टेबल की बात करें हम, ओके, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आपने कैसे करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एक रफ में टेबल का आदत लगा दो कि टेबल आपने बना लिया, कितने कॉलम है, सिर्फ उसको रीड मत करो और कैलकुलेटर बने, रफ में टेबल, फिर मैं यहाँ पे पहला IGST का, फिर CGST का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वैल्यूएशन का, इस तरह से बना होगा। और ये प्रैक्टिस मैं बहुत करता था और मुझे IDT में यहाँ पे 18 मार्क्स आए हैं और मैंने कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा स्टार्ट से लेके एंड तक सॉल्व नहीं किया फाइनल लेवल पे। पर मैं फॉर्मेटिंग जरूर देखता था कि फॉर्मेटिंग रफ में कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा और ऐसा होगा। दूसरा सबसे ज्यादा मैं क्या, तो मैं नोट्स पे नोट्स लिखकर देखता था कि भाई नोट्स कैसे, इसको मैं लिखकर देखूं नोट्स कैसी आनी चाहिए, क्यों ये पॉइंट पे नोट्स ली गई, क्यों ये पॉइंट्स पे नोट्स ली गई, तो ये नोट्स पे मैं जरूर लिख के देखता था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर आप टेबल के साइड में ही रिमार्क उसके सामने रिमार्क वाला टेबल बना दो तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन है। नीचे भी नोट्स लिख सकते हो या सामने रिमार्क कर दिया तो वो भी बेस्ट प्रेजेंटेशन है। आप सबसे ज्यादा नोट्स पे प्रैक्टिस करो कि नोट्स कैसे लिखने चाहिए। मैं आपको कहूँ ना, MCQ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपने हैंडल कर लिए ना तो आप अबो 70-80 चले गए समझ लो, हाँ चले गए समझ लो। तो ये रफ में प्रैक्टिस करना, फिर यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा, फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, रफ में अमाउंट लिखते रहना, कुछ भी यानी इतनी खिचड़ी पकाना कि आपको भी नहीं समझ में आनी चाहिए, और उसके साथ साथ में नोट्स। तो ये जस्ट मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी आप प्रैक्टिस इस तरह से करोगे, जो मैंने GST में कैटेगरी 1 कस्टम में वैल्यूएशन इस पे करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते करते जब मैं रिलैक्स बैठा था तो मन बन गया, मैंने कहा एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो चलो, ऑल द बेस्ट। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मन में सोचोगे और आपका दृढ़ निश्चय होगा तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकता इस एग्जाम में पास होने से। तो वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, अगर आपका निश्चय सच्चा है तो पूरी कायनात लग जाएगी वो मिलाने के लिए। बस पहला कदम आप बढ़ाओ। ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।